नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी व्याकरण का बिंदु लेकर, जिसके अंदर अपना वर्ण विचार चल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और अपने बात करते हैं कि आज आज अपना जो चरण रहेगा, आज अपनी जो क्लास रहेगी वो तीसरा पार्ट रहेगा। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहा हूँ, कुछ बातें रखने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो ये, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करो भाई। इतनी बढ़िया चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल निशुल्क रूप में प्रोवाइड करवाई जा रही है, एक सेवा के रूप में करवाई जा रही है। और आप ग्रहण करो इन चीजों को, मनोयोग से पढ़ो। और उसके बाद में आपकी जॉब को लगने से, आपको जॉब लगने से आपकी कोई भी नहीं रोक सकता। और अपने मित्रों के अंदर इसको शेयर करो, जिन उनको भी क्या हो, इसका फायदा हो। और दूसरी बात, लाइक एंड शेयर भी किया करो और साथ में कमेंट करके बताया करो भाई, कोई दिक्कत है तो बताया करो। कोई और इनोवेशन करना है, किसी अन्य विषय की क्लासेस वगैरह लगानी है तो वो भी बता दिया करो, है ना। और अपने पीछे वाली क्लास के अंदर एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ने बोला था कि सर थोड़ी सी गति अपनी रखो पढ़ाने की। वैसे तो ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए बेटा, अपने जो देखते हैं कि गति की बात कर लें तो आपने शायद हिंदी कर रखी होगी ना, है नहीं? आपने क्या कर रखा है कि हिंदी कर रखी होगी कहीं से। तो आपकी भी बात सही है, क्योंकि आपको गति कम लग रही है। पर बात करूं तो यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे बैठे होते हैं। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेशर भी होता है ना। सभी बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल फ्रेशर भी होते हैं, या 2-3 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, वो भी बैठे हैं। तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप जो अपने YouTube के ऊपर जो वीडियो देखते हो, उसकी स्पीड आप कर लीजिए 1.25 या फिर 1.5। 1.5 ज्यादा हो जाएगी, 1.25 पे आपका ठीक रहेगा। और अपने एमसीक्यू वगैरह लेके आएंगे तो उसके अंदर स्पीड अपनी अच्छी रहेगी, क्योंकि ये समझाने वाला पोर्शन है। हिंदी के अंदर क्या समझाने वाली चीजें होती है, रट्टाफिकेशन की तो कोई चीज होती नहीं है उसके अंदर। तो समझाया ही ना गया हो, कोई जीके वगैरह है, जीके का तो यही है कि अपने समझ में नहीं आया तो रट्टा मार लो। पर हिंदी के अंदर ऐसी चीजें नहीं चलती है, क्योंकि हिंदी एक टेक्निकल विषय है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के अंदर शेयर करो भाई। सभी विषयों की यहाँ पर क्लासेस डाली जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे डेली का इनोवेशन होता जा रहा है ना। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब तक नहीं बताओगे, तब तक हमें क्या पता चलेगा कि बच्चों को क्या चीज चाहिए, है ना। एक एक से मिल तो नहीं सकते अपने घर पे जाके। तो आप जब कहोगे कि हमें ये चीज चाहिए, ये सर इतनी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसके अंदर हम सुधार करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्योंकि आप ही बताओगे, क्योंकि जो स्टूडेंट विद्यार्थी होते हैं वही बताते हैं कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, इस सब्जेक्ट की मुझे तैयारी करनी है। फिर उसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे, उस पर अपने विचार करेंगे। चलो, अपना समय जाया ना करते हुए अपना जो आज बिंदु चल रहा है कौन सा, वर्ण विचार का, उस पर अपने चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, अपना बिंदु चल रहा था वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत अपने 3 क्लास कर चुके हैं। कितनी कर चुके हैं? 3 क्लास कर चुके हैं। आज अपना जो रहेगा, ये पार्ट रहेगा 4। क्या रहेगा? पार्ट 4। तो उससे पहले जो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर, या मैं बोलूं पिछले वाली क्लास के अंदर जो किया था, हमने थोड़ा सा करने का प्रयास किया था आपको बताना, यानी कि आपको समझाया था इन सभी चीजों के बारे में। तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमने 33 व्यंजनों के बारे में जाना था। कैसे लेकर मैं तक जो व्यंजन रहते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। उन्हें ही बोला जाता है क्या? सप्तर्षि व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सप्तर्षि व्यंजन बोला जाता है। कैसे लेकर मैं तक, तो याद रखना, कैसे लेकर मैं तक वर्गीय व्यंजन होते हैं। क्योंकि एक ये वर्गीय व्यंजन में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, क्योंकि ये वर्ग में 5 अक्षर होते हैं और 5 ही क्या है, इनके वर्ग है। यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूप से दोनों क्या है? समान है। और हमने गणित के अंदर भी पढ़ा है कि जिसकी भुजाएं समान होती है वो क्या होता है? वर्गित होता है। इसी कारण एक से लेकर, कै से लेकर मैं तक जो अपने व्यंजन है, इनको वर्गीय व्यंजनों की श्रेणी में अंदर रखा गया। फिर हमने य, रे, ल, व के बारे में पढ़ा, इन्हें अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। और फिर हमने ऊष्मीय व्यंजनों की बात की थी, श, श, स, है, इनके बारे में बात की। तो इनको किस में रखा गया? ऊष्मीय व्यंजन की श्रेणी में रखा गया। फिर मैंने यहां पर आपके सामने एक शिरोरेखा खींची और एक खड़ी पाई लगाई उसके नीचे, और चारों ओर बिंदुओं से उसे क्या है, मैंने जड़ा। और उसके बाद में देखा गया कि शिरोरेखा के ऊपर अगर बिंदु लगा हुआ है तो उसे अनुस्वार बोला जाता है, जो कि एक तत्सम ध्वनि है।
क्या है, एक तत्सम ध्वनि है। और वर्गीय व्यंजनों का जो पांचवा अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अनुस्वार ही होता है। क्या होता है, अनुस्वार ही होता है। उसी प्रकार खड़ी पाई के उस तरफ अगर कोई बिंदु आ रहा है, खड़ी पाई के लास्ट में या उस तरफ कोई बिंदु आ रहा है, तो उससे बोला जाता है पंचमाक्षर बिंदु बोला जाता है। और पंचमाक्षर बिंदु वाला एकमात्र वर्ण है क वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर बिंदु वाला ये रहा आपके सामने, एकमात्र वर्ण है पूरी व्याकरण के अंदर। और खड़ी पाई के नीचे अगर कोई बिंदु लगा हुआ है तो उसे बोलते हैं ताड़न जात बिंदु, या उत्क्षिप्त व्यंजन के रूप में जाना जाता है, उनको उत्क्षिप्त बिंदु कहा जाता है, फेंका हुआ वर्ण कहा जाता है। ऐसे जो वर्ण रहते हैं पूरी व्याकरण में दो होते हैं। ट वर्ग का तीसरा और चौथा जब वर्ण लिया जाता है तो उनके नीचे क्या लगा दिया जाता है, ताड़न जात बिंदु लगा दिया जाता है। डे का ड़ हो जाता है, ढे का अड़य हो जाता है। तो अपने बात करेंगे इस पे। और खड़ी पाई के अगर इस तरफ कोई बिंदु लगा हुआ है तो उससे बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। क्या बोला जाता है उसे, नुक्ता चिन्ह के नाम से जाना जाता है। और नुक्ता चिन्हों का प्रयोग अरबी फारसी की भाषाओं में किया जाता है, और अरबी फारसी भाषाई शब्दों में इनका प्रयोग किया जाता है। अरबी फारसी के कितने भाषा शब्द होते हैं उनकी बात करेंगे अपने, है ना, अलग अलग व्यंजन पढ़ेंगे तब। इसके बाद हमने पढ़ा था कि वर्गीय व्यंजन 25 पढ़े थे, अंतस्थ व्यंजन अपने 4 पढ़े थे, य र ल व, और उष्मीय व्यंजन श श स है। अच्छा, मैंने यहां पर एक अर्ध स्वर, जो अर्ध स्वर की बात कर लें, अर्ध स्वर की बात कर लें, तो अर्ध स्वर की बात करें तो अर्ध स्वर जो होते हैं ना, वो य के साथ साथ व भी होता है। तो मैंने सिर्फ आपको यह लिखवाया था, तो आप याद रखना अर्ध स्वर दो होते हैं। अर्ध स्वर कितने होते हैं, दो होते हैं, एक यह होता है और एक आपका वह होता है। ये गलती से अपना वो पीछे वाली क्लास में सिर्फ यह लिख पाया था मैं वैसे, और लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। और वैसे अर्ध स्वरों की संख्या दो ही होती है, यह और वह अर्ध स्वर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं, इस कारवा को आगे लेके चलते हैं, इस बिंदु को आगे लेके चलते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्णों का विभाजन किया था, गूंज या कंपन के आधार पर वर्णों की जो विभाजन था कुछ इस तरीके था, अघोष और सघोष। याद रखना, सिर्फ आपको मैंने बोला था अघोष वर्ण याद रखने हैं। अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों के तीनों श क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। बाकी बच्चे हुए किस में चले जाएंगे, सघोष वर्णों में। यानी कि 44 वर्णों का विभाजन किया था हमने। उसके बाद में महाप्राण और अल्प प्राण की बात की थी प्राणवायु के आधार पर। तो आपको सिर्फ याद रखने हैं क्या, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा यानी कि सम संख्या, दूसरा व चौथा 10 वर्ण हो गए। और उष्मीय व्यंजन श श स है। तो ये सारे के सारे 4 यानी कि 14 वर्ण हो गए महाप्राण। तो आपको याद रखने हैं कि अघोष वर्णों की संख्या होती है 13। और 13 कौन से, पहला, दूसरा, तीनों से। महाप्राण होते हैं 14, और वो होते हैं साहब दूसरा, चौथा और 4 अंतस्थ व्यंजन, सॉरी 4 उष्मीय व्यंजन। क्या, 4 उष्मीय व्यंजन। तो टोटल हो गए कितने, 14, है ना। तो आपको सिर्फ महाप्राण और अल्प प्राण याद रखना है। अगर अल्प प्राण याद है तो आपको महाप्राण याद हो जाएगा। अगर आपको अगर आपको अघोष याद है तो आपको सघोष याद हो जाएगा। उसी प्रकार हमने क्या टेक्निक अपनाई थी याद करने की, कि आपको अघोष याद रखने हैं 13, और आपको महाप्राण याद रखने हैं 14। 13 कौन से, पहला, दूसरा, तीनों के तीनों से। अच्छा, महाप्राण में कौन से, दूसरा, चौथा, 10 हो गए टोटल। और उसके बाद में 4 कौन से, उष्मीय। 4 कौन से, उष्मीय व्यंजन। 4 कौन से, उष्मीय व्यंजन। तो ये थे अपने। अब इस कारवा को अपने आगे लेके चलते हैं, और आज का जो बिंदु रहेगा हमारा, वो वर्णमाला का ही, जो अपने बिंदु पढ़ रहे हैं वर्णमाला, उसी का अंग रहेगा अपने। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास के अंदर ये जो टॉपिक है पूरा करते हैं अपने। ठीक है जी। अब अपने विभाजन के रूप में अल्पप्राण, महाप्राण ये कर चुके थे। अब जो करेंगे अपने, वो करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो याद रखना, उच्चारण
के आधार पर वर्गीकरण। तो याद रखना, उच्चारण के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है तो 8 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा जाता है उच्चारण के आधार पर। मैं दो चीज बोलूंगा, एक तो बोलूंगा उच्चारण के आधार पर, एक बोलूंगा उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर आएंगे तो अपने मुख्य अवयवों के बारे में बातें करेंगे। अब उच्चारण के आधार पर 8 भाग बढ़ेंगे और 8 के 8 भाग अपने चर्चा में लेते हैं। तो सबसे पहला भाग जो आता है, अब उच्चारण के आधार पर 8 भागों में जो बांटा गया है वो किन किन वर्णों का उल्लेख करेंगे अपने। तो याद रखना, इसमें सभी तो आएंगे वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन आएंगे यानी कि 25, और अंतस्थ व्यंजनों की भी चर्चा करेंगे इसमें। अंतस्थ कितने? 4। ठीक है, उसके बाद में ऊष्मीय व्यंजनों की भी चर्चा करेंगे अपने, और ऊष्मीय कितने? 4। ठीक है नहीं? अब देखो कि 4 4 ये हो गए और क्या हो गए? 25 वर्गीय व्यंजन। और स्वरों की भी चर्चा करेंगे। स्वर कितने? 11। कितने? 11। उसके बाद में अपने बात करेंगे एक ताड़न जात की भी बात करेंगे, और ताड़न जात होते हैं 2, उनकी भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपने बात करेंगे विसर्ग की भी चर्चा करेंगे। यहीं पर लिख देता हूं, सुरा विसर्ग इसी में आएगा, इसी के अंदर लिखते हैं। तो इन सभी विभिन्न वर्णों का क्या करेंगे? अपने उल्लेख करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एनर्जेटिक रूप से सभी अपनी कॉपी और पेन को अपने पास ले लीजिए और अपनी पेन को कॉपी के ऊपर चलाते रहिए और इन चीजों को समझते रहिए। और मनोयोग से समझना है इन चीजों को। बड़ी ही ये क्या है कि दिखने में बड़ी सरलतम लगती है, अगर आपने समझ लिया इन चीजों को तो बड़ी सरलतम हो जाएगी, नहीं तो भैया रट्टा मारने से कुछ नहीं बनेगा। कितना रट्टा मारोगे, क्योंकि सिलेबस अथाह है अपना, है ना? तो याद रखना कि 8 भागों में बांटा गया, उच्चारण के आधार पर 8 भागों में बांटा गया, उच्चारण के आधार पर 8 भागों में, लेकिन उच्चारण स्थान के आधार पर 10 भागों में बांटा गया है। स्थान का नाम आए तो 10 करना है, उच्चारण के आधार पर पूछे तो 8 करना है। तो सबसे पहले आता है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा आएगा स्पर्श संघर्षी, सब दूसरा आएगा सबसे पहले स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, दूसरा आएगा संघर्षी व्यंजन, तीसरा जो आएगा आपका वो आएगा स्पर्श संघर्षी, चौथा जो आएगा वो आएगा आपका संघर्षहीन, कौन सा आएगा? संघर्षहीन आएगा। और पांचवा जो आएगा वो आएगा आपका नासिक्य, छठा जो आएगा वो आएगा कौन सा? नासिक्य के बाद में ताड़न जात, सातवां जो आएगा वो आएगा आपका प्रकंपित, आठवां जो आएगा वो आएगा आपका पार्श्विक। तो ये आपको याद रखने हैं। 8 वर्गों में 8 भागों में बांटा गया है इसे उच्चारण के आधार पर। स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, ताड़न जात, ताड़न जात, प्रकंपित, या फिर अंत में आएगा पार्श्विक। कौन सा आएगा? पार्श्विक। आगे बात समझ में। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इस बिंदु को आगे लेके चलते हैं। बड़ी शालीनता से पढ़ना है, बड़े मनोयोग से पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपकी रहनी चाहिए। ये जो आगे आने वाली जो ये 30 40 50 मिनट की क्लास है, इसको बड़े मनोयोग से पढ़ोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस विषय से संबंधित आज जो क्लास है या पहले हो चुकी है उसमें कभी भी आपको क्या है इर्द गिर्द नहीं देखना पड़ेगा। तो अपने देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। तो सीधी सी बात है, स से स्पर्शी बोलो,
बोलिए, अरे बोलो, आवाज नहीं पहुंच रही मेरे पास। स से स्पर्शी, स से स्पर्शी, स से 16, स से स्पर्शी, स से 16, स से स्पर्शी, स से 16। ये लो जी। तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 16। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 16। बस ये संख्या के रूप में ये याद रखने हैं, आगे संख्या अपने आप याद हो जाएगी, 2 2 4 4 है आगे। आप देखिए स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो चुकी है। और आपको मैंने बताया वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो आपको एक बात याद रखनी है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है, तो आपको याद रखना है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या स से स्पर्शी, स से 16, तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। तो आपको एक ध्यान रखना है कि ये जो 16 है उन वर्गीय व्यंजनों में से ही आएंगे, ये जो 16 है उन वर्गीय व्यंजनों में से ही आएंगे। तो याद रखना कि क वर्ग, टोटल जो वर्ग आपके वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। तो वर्ग कितने? 5। वर्गीय व्यंजनों के प्रथम 4 अक्षर लेने हैं किसमें? इसमें। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि च वर्ग इसमें नहीं आएगा। तो याद रखना इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? क वर्ग, क, च को छोड़ना है, ट, त और प वर्ग आएगा इसमें। याद रखना, च वर्ग को छोड़ दो, क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 4 हो गए। तो ये चारों के चारों वर्ग आएंगे इसमें। तो व्यंजन कितने हो गए? पहले 4 लेने हैं, अंतिम नहीं लेने। प्रत्येक वर्ग का पहले 4 अक्षर लेने हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले 4 अक्षर लेने हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ग में से च वर्ग को छोड़ना है। किसको छोड़ना है? च वर्ग को, पूरी लाइन को छोड़ना है। छोड़ने के बाद में प्रथम 4 अक्षर ले लो अन्य वर्ग के, क वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, प वर्ग के पहले 4 वर्ण। ठीक है, प्रत्येक क वर्ग के पहले 4, ट वर्ग के पहले 4, त वर्ग के पहले 4, प वर्ग के पहले 4। तो कितने हो गए? 4 चौका 16, 4 वर्ग लिए और 4 चौका 16, तो ये 16 हो गए। अब देखिए, अब देखिए कि आपके सामने लिखा हुआ है संघर्षी व्यंजन। क्या लिखा हुआ है? संघर्षी व्यंजन। आपने ऊष्मीय व्यंजनों को पढ़ा होगा, आपने ऊष्मीय व्यंजनों को पढ़ा होगा, आपने ऊष्मीय व्यंजनों को पढ़ा होगा। तो याद रखना संघर्षी व्यंजनों की संख्या होती है 4, और 4 कौन से? ऊष्मीय। 4 कौन से? ऊष्मीय। और ऊष्मीय में कौन कौन से आते हैं? याद करो, श, श, स है, यही थे। तो ये 4 वर्ण थे ना। उसके बाद में आता है स्पर्श संघर्षी। कौन सा आता है? स्पर्श संघर्षी। स्पर्शी हो गए, यानी कि स्पर्शी हो गए व्यंजन, संघर्षी हो गए। अब दोनों का मिश्रण जिसमें पाया जाता है वो कहलाएगा स्पर्श संघर्षी। क्या कहलाएगा? स्पर्श संघर्षी, यानी कि जिसमें ऊपर वाले का और इस दोनों का गुण हो, स्पर्श संघर्षी। जो अपने वर्ग छोड़ के आए हैं ना, च वर्ग, उसके पहले 4 अक्षर आएंगे। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण। आई बात समझ में? च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण इसके अंदर आएंगे। तो स्पर्शी हो गया, संघर्षी हो गया, और आपका स्पर्श संघर्षी हो गया। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्या बचा कि क से लेकर मैं तक कर दिया, 5वां अक्षर बचा है। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर रह गया। और आपको मैंने एक बात बताई थी कि प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार आप बोल सकते हो। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार बोल सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने एक सिंपल सा वाक्य लिखा और वो लिख दिया आपके सामने, संजू। क्या लिख दिया? संजू लिख दिया, है ना। चलो और ले लेते हैं, संजू नहीं, आपके सामने मैंने लिख दिया मंजू। उसी प्रकार लिख दिया संकल्प। ये 2 लिखे। आप संकल्प को इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्योंकि ये जो अनुस्वार आया है वो क वर्ग का 5वां अक्षर है। तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो,
शब्द शुद्धि में बिल्कुल एकदम सही है, और बोलने में ये भी संकल्प है और ये भी संकल्प है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसका होगा। ठीक है जी, जैसे कंचन, ठीक है ना। तो ये पंचमाक्षर की जगह तो प्रयोग हो रहा है इनका, है ना। पंचमाक्षर की जगह तो प्रयोग हो रहा है। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का पांचवाक्षर। और मैंने ये भी बताया था आपको कि अनुस्वार से जब अपने अनुस्वार बोलते हैं तो ध्वनि जो होती है उसका गमन ध्वनि का होता है। प्राणवायु जो प्रवाहित होती है वो सिर्फ नाक में से, किसमें से, नाक में से। तो याद रखो नासिका के अंदर सभी पंचमाक्षर, सभी वर्ग के पंचमाक्षर इसी के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? आपके समझ में आया कि नासिका में कौन आएगा? सभी वर्ग के पांचवें अक्षर आएंगे, सभी वर्ग के पांचवें अक्षर आएंगे। अब आप बताइए ये 25 वर्णों का काम हो गया क्या? हो गया जी। चार अपने बात कर रहे थे कि ऊष्मीय व्यंजन, इनका भी काम हो गया क्या? हो गया जी। क्या हो गया? इनका भी काम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद में क्या बचे? अपने 11 स्वर बचे। एक बार इनको अपने उल्ट करेंगे, आगे वाले विभाजन के अंदर लेंगे। उसके बाद में आता है ताड़नजात और अंतस्थ व्यंजनों को। एक बार इनको नहीं करेंगे, आगे वाले विभाजन में करेंगे। जब अपने उच्चारण स्थान के आधार पर करेंगे तो अपने देखेंगे जी। देखिए जी, अपने सबसे पहले बात करते हैं, और वो बात करते हैं कौन सी? कि संघर्षहीन। अब ये देखो कि कौन से बचे हुए हैं अंतस्थ व्यंजनों में, कौन से बच गए? ये, रे, ले और वे। चार तो ये बच गए। क्या बच गए? चार तो ये बच गए। अब देखिए संघर्षहीन में कौन आएगा? संघर्षहीन की बात कर ले जिनमें संघर्षता नहीं पाई जाती है। तो याद रखना ये और वे ऐसे वर्ण हैं, ये और वे ऐसे वर्ण हैं जो कि संघर्षहीन की श्रेणी में आते हैं। दो वर्ण हो गए ना। तो अब देख लीजिए यह और वह की खासियत, यह वह अंतस्थ व्यंजन भी है, यह वह संघर्षहीन व्यंजन भी है, यह वह अर्धस्वर भी है। तो इनकी तीन खासियत हो गई, ठीक है जी। अपने बात करते हैं ताड़न जात। आपको मैं बता दूं ताड़न जात जो वर्ण होते हैं, अपने ट वर्ग पढ़ा था, ट वर्ग का तीसरा व्यंजन आता है ड, और ट वर्ग का चौथा व्यंजन आता है जिसका नाम है ढ। एक तो ये और ये ढ, ठीक है ना। अब देखिए ड ढ, तो ये जो है मूल रूप से किसके हैं? हिंदी के वर्ण है, बिल्कुल, क्योंकि वर्गीय व्यंजनों में आते हैं, ठीक है जी। अब क्या है, हिंदी भाषियों को सुविधा की दृष्टि से व्यंजनों को विकसित करना था, तो उन्होंने क्या किया कि इन दो वर्णों को बाहर निकाला और इनके नीचे ताड़न जात बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया? ताड़न जात बिंदु लगा दिया, जिसे उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, उत्क्षिप्त बिंदु बोलते हैं। उससे क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त या फिर ताड़न जात बोला जाता है। और इनको जब बोलते हैं तो जीभ ऐसे होती है कि किसी वर्ण को हमने फेंक के मारा है। इसी कारण इन दोनों वर्णों को फेंका हुआ व्यंजन भी बोला जाता है। इस पे चर्चा करेंगे, अपने साथ साथ में चलते रहेंगे। तो याद रखना ताड़न जात कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा आपका डे, अपना डे, एक तो हो जाएगा आपका ड़े, और एक हो जाएगा ढे। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, बच्चे कौन से? ये दो। तो देखिए कि प्रकंपित व्यंजन, अब ये देख लीजिए प्रकंपित, रे में जीभ कंप कंपा रही है या फिर ले के अंदर, तो याद रखना रे को क्या बोला? अपने बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं? रे। तो याद रखना रे को बोलते हैं प्रकंपित व्यंजन, इसे ही रेफ व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में बचा कौन सा? ले। इसे कहा जाता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जब अपने लय को बोला जाता है तो जो ऊष्मा प्रवाहित होती है अपने मुंह से, तो याद रखना कि जीभ के दोनों तरफ से क्या है? ऊर्जा बाहर, अपने ऊष्मा बाहर निकलती है, उष्मित होता है मुंह अपना। और हमें ऐसा लगता है कि जो वायु बाहर जा रही है वो डायरेक्ट कहां से? अपने जीभ के दोनों तरफ से प्रवाहित होके जा रही है। और इर्द गिर्द के सिरों को, दाएं बाएं सिरों को पार्श्विक भाग बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? साइड को क्या बोला जाता है? जैसे ये कोई वस्तु है, इसके ये जो साइड होती है ना,
इनको बोला जाता है पार्श्विक भाग। क्या बोला जाता है? पार्श्विक भाग। ठीक है, तो इसी कारण पार्श्विक की श्रेणी में किसे रखा गया है? लय को रखा गया है। पार्श्विक की श्रेणी में किसे रखा गया है? लय को रखा गया है। अब बात आई क्या समझ में? अब यहां तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। ताड़न जात के बारे में भी अपने क्या कर ली है? बात कर ली है। आगे बात समझ में आई क्या? अपने स्वरों को इसमें विभाजित नहीं करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर जब अपने पढ़ेंगे तो वहां पर क्या करेंगे? स्वरों को देखेंगे। अब अपने बात करते हैं कि थोड़ा सा अपने रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा और प्रयत्न करते हैं कि मनोयोग से कि अपने क्या है ये चीजें क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। तो देखिए, उच्चारण के आधार पर 8 प्रकार पढ़े हैं, जिनमें क्या है? स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, उसके बाद में संघर्षहीन है, नासिक्य है, ताड़न जात है, प्रकंपित है और पार्श्विक है। ये नाम है इसके। अब देखिए, स से स्पर्शी, स से संघर्षी, 16 वर्ण। कितने वर्ण? 16 वर्ण। स से स्पर्शी, स से स्पर्शी, स से 16 वर्ण, स से 16 वर्ण। 16 वर्ण कौन से? प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण, लेकिन च वर्ग छोड़ना है। तो क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कितने हो गए? 16 वर्ण। ये हो गया क्लियर। उसके बाद में आएगा संघर्षी। संघर्ष, उष्मा पैदा होती है संघर्ष करने के बाद में। अब मैंने कहा कि मैं मेरे हाथों में गर्मी पैदा करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा? इन दोनों हाथों को क्या करूंगा? रगड़ूंगा, रगड़ दूंगा इनको ऐसे ऐसे करके। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? संघर्ष करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद उष्मा पैदा होगी। तो याद रखना, उष्मीय व्यंजन जो होते हैं उन्हें ही संघर्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संघर्षी। अब आती है स्पर्श संघर्षी। आपको बताया था स्पर्शी व्यंजन होते हैं कैसे, मैं तक, है ना। स्पर्श व्यंजन, तो याद रखना, स्पर्श संघर्षी जो है, च वर्ग के पहले 4 अक्षर आएंगे और उसके बाद में वर्गीय व्यंजनों में 5वां अक्षर रह गया प्रत्येक वर्ग का, तो उसे किस में रखेंगे? पंचमाक्षर के रूप में रखेंगे। और उसके बाद में नासिका में रखेंगे प्रत्येक पंचमाक्षर को। उसके बाद में अपना बचा था अंतस्थ व्यंजनों में। अंतस्थ व्यंजनों में यह और वह संघर्षहीन होते हैं, इन्हें ही अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद में ताड़न जात, ट वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण के नीचे जब ताड़न जात बिंदु लगा दिया जाता है तो उन्हें ताड़न जात कहा जाता है। और उसके बाद में प्रकंपित र होता है, पार्श्विक ल होता है। इतना कर चुके हैं अपने। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने आगे। और आगे जो विभाजन रहेगा वो रहेगा अपना उच्चारण स्थान के आधार पर। किस आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है जी। ठीक, देखिए, अपने प्रयास करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उससे पहले क्या है कि अपने एक मानचित्र बनाने का, डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। कृपया करके अपनी हंसी को रोके रखना, क्योंकि मैं ड्राइंग का टीचर तो हूं नहीं कि अपने पूरी तरह बना पाए, लेकिन अपने प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से ये मानव का मुंह जो होता है, मानव शरीर की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके से क्या रहती है, कुछ प्रयास करते हैं, नहीं तो अपने सीधा ही लिख लेंगे भाई। चलो भाई, कुछ ना कुछ ठीक बनाए, पर कोई बात नहीं, अपने चलाएंगे काम। ठीक है। अब देखिए, अब अपने देख पा रहे हैं कि ये जो अपने चित्र बनाने का प्रयास किया है, इसके माध्यम से थोड़ा सा अपने क्या क्लियर करेंगे। और इसके अंदर मैं आपको क्रम बताऊंगा, वो क्रम अगर आपको याद रहा तो आप सरलता से क्या है कि अपने उच्चारण स्थान के आधार याद रख पाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब अपने मन में विचार आते हैं, क्या आते हैं? मन में विचार आते हैं, तो अपने बात करते हैं मन कहाँ होते हैं? यहाँ। अपने बोलते हैं ना कि दिल से बात निकली। पहली बात तो दिल से कोई बात निकलती नहीं है, दिल से कोई बात निकलती नहीं है। उसका तो बेचारे का काम क्या है? उसका तो पंपिंग का काम है। किसका है?
हार्ट का काम क्या है, पंपिंग का है ना। तो दिल से बात नहीं निकलती है, जो बातें निकलती है, विचार जो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। अपने बात करते हैं तो साइंस पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले वो साइंस वाले टीचर जाने, अपने बात कर लेते हैं कि विचारों के बारे में। तो सबसे पहले किसी के सामने अपने क्या रखे जाते हैं, विचार रखने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में वो चीजें आती हैं कि क्या बोलना है, क्या करना है, इनसे कैसा व्यवहार रखना है, वो चीजें सबसे पहले की जाती है। तो उसको बाद में अपने मुख पर लाया जाता है। सबसे पहले क्या है, अपने दिमाग में डेटा अपलोड हुआ, डेटा तैयार हुआ, उसको डिलीवर करने का कार्य किया किसने, ट्रांसफर कर दिया दिमाग ने आगे, और उसे डिलीवर कर रहा है बोलने के द्वारा, या मैं बोलूं वाक द्वारा, है ना, ध्वनि के रूप में जो भेजा जाता है वो अपना कार्य करते हैं अपने कंठ से लेकर मुख अवयव होठ तक। कंठ से लेकर मुख अवयव होठ तक जो कार्य रहता है उनकी बात करेंगे अपने। आपने याद किया कि मन के बाद में सबसे पहले जो आपके विचार हैं वो कहां पहुंचे, कंठ पे। तो ये वाला जो है पोर्शन ये हो जाएगा कंठ। और कंठ सबसे पहले विचार कहां, कंठ। कंठ की बात करें तो कंठ को कितने नंबर पर रखोगे, फिर एक नंबर पर। एक नंबर पे विचार पहुंचे तो कंठ को कहां रखोगे, एक नंबर पर। ठीक है जी। कंठ जैसे ही खत्म हुए, कंठ जैसे ही खत्म हुए तो आपको पता ही नहीं चला कि आपका जो तालू वाला भाग है वो शुरू हो गया। क्या हो गया, तालू वाला भाग शुरू हो गया। तो आपने लिख दिया साहब ये वाला हो जाएगा तालू। क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा। और तालू की बात करें तो कंठ के बाद क्या आया, तालू। कंठ के बाद क्या आया, तालू आया। जैसे ही आपका तालू वाला पोर्शन खत्म होता है आपको पता ही नहीं चलता कि जैसे ही तालू खत्म हुआ मसूड़े शुरू हो जाते हैं। आपको, आपने देखा होगा कि कई बार अपने देखा होगा कि आपको पता ही नहीं चलता मसूड़े कब शुरू हुए और कब तालू खत्म हो गया। तो ये देखो कि यहां तक तालू आया और यहां पे क्या आ गए, हाँ जी। अपने तालू के बाद में जैसे ही तालू खत्म हुआ, जैसे ही तालू खत्म हुआ आपको पता ही नहीं चला कि आपका एक पोर्शन आ जाता है जिसका नाम है मुर्दा। क्या नाम है, मुर्दा। मुर्दा की बात कर लें तो, मुर्दा की बात कर लें तो जिसे आप बोलते हो मसूड़े, मुर्दा को क्या बोलते हो आप, मसूड़े बोलते हो। ये होते हैं मुर्दा। और मूर्धा से जो स्वर बोले जाते हैं वो बोले जाते हैं मूर्धन्य स्वर बोले जाते हैं, या मूर्धन्य व्यंजन या मूर्धन्य वर्ण बोलते हैं ना। अब अपने बात कर लेते हैं कि इस मुर्दा के अंदर जो छिपा रहता है वो रहते हैं कौन से दशे रहते हैं इस मुर्दा के अंदर, दांत। क्या होते हैं, दांत। तो इसी कारण इन ये हो गए क्या, दांत। दांत खत्म होने के बाद में ये वाला जो बाहर वाला बिल्कुल पोर्शन है, कौन सा है, बाहर वाला बिल्कुल पोर्शन है, उसे क्या कहा जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये होते हैं ओठ। क्या बोला जाता है, ओठ को बोला जाता है ना। तो याद रखना ओष्ठ भी बोला जाता है इसको। अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, कंठ। कंठ के बाद में जो पोर्शन आएगा वो आएगा तालु। तालु के बाद में जो आएगा वो आएगा कौन सा, मूर्धा। तालु के बाद में कौन सा आएगा, मूर्धा। और मूर्धा के बाद में आएगा आपका दांत। दांत मतलब 4 नंबर पर। और दांत के बाद में जो आएगा वो आएगा ओठ। क्या आएंगे, ओठ आएंगे। तो याद रखना ये आएंगे 5 नंबर पर। तो ये 5 विभाजन आपको समझ में आए होंगे। एक नंबर पर तालु याद रखना है, दो नंबर, एक नंबर पर कंठ याद रखना है, फिर तालु याद रखना है, फिर मुर्दा याद रखना है, फिर दांत याद रखना है, फिर आपको ओठ यानी कि होठ भी बोलते हो आप, ओष्ठ याद रखना है। क्या करना है, ओष्ठ याद रखना है, जिसे ओष्ठ्य वर्ण, ओठों से बोलेंगे वर्ण क्या कहलाते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं ना। तो ये आपको क्रम याद रखना है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं कि एक नंबर पर कंठ, 2 नंबर पर तालु, 3 नंबर पर मूर्धा, 4 नंबर पर दांत, 5 नंबर पर ओठ। ठीक है, तो याद रखना ये आप क्रम याद रखना। आपको ये क्रम पूछेगा 1 2 3 4, 1 कंठ, 2 तालु, 3 मुर्दा, 4 दांत, 5 ओठ। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। अब इनको एक सारणी के अंदर अपने क्या है सजाने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
एक सारणी के अंदर इनको सजाने का क्या करते हैं, प्रयत्न या प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सारणी की बात कर लें, तो सबसे पहले अपने बात करें कि मुख्य आकृति, या मैं बोलूं कि अपने जो पढ़ रहे थे कि उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं, 10 प्रकार पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे? 10 प्रकार पढ़ेंगे। तो उनका जो उल्लेख करेंगे अपने कल करेंगे भैया, है तो अपने उल्लेख करेंगे कल, क्योंकि अभी जो समय है वो इजाजत नहीं दे रहा है। तो अपनी अगली क्लास के अंदर कोई ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 30 40 50 मिनट की ज्यादा से ज्यादा क्लास होगी, और उस क्लास के अंदर क्या है, अपने सारी चीजें कर लेंगे। वर्णमाला जो टॉपिक है, बिंदु है, ये पूरा का पूरा इसका क्या है, समापन हो जाएगा। उसके बाद एक नया बिंदु लेकर आएंगे, उसकी आपको जानकारी अपने दे देंगे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, बहनों को बोलो कि ये जो फ्री क्लासेस चल रही है इस पर क्या करो, आप जरूर जाके विजिट करो। और भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय देते रहना। जो आज पढ़ा है हमने, तो हाँ, ये जो अपना टॉपिक जैसे ही पूरा होगा, इसकी पूरी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्न होंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपने, क्योंकि अपने आने वाली भर्तियों के अंदर क्या है कि ये बेनिफिशियल रहे। तो आज जो पढ़ा ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। हाँ जी, क्योंकि ये मेजर मेजर रूप से ये याद करना था, ये ढंग से याद हो जाए अपना। तो उसके बाद में ये कल करके, ये लास्ट बिंदु ही है, उसके बाद वर्णों की संख्या वगैरह और अन्य वर्ण जो है हिंदी के अंदर, उन सब की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, आपका ही ये परिवार है। और आशा करता हूं कि आप घर पे अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।